हेलो दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अध्याय 5 और जल के बारे में डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस शब्द को जान लेते हैं कि थल साला होता क्या है। यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। तो समझ गए कि थल साला क्या होता है। तो जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्ष में भरे गड्ढे में कागज की नींव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। चित्र 5.1 में दर्शाया गया है। तो हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है, जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था। वह आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेज़न नदी में बहता हो। अलवन जल के मुख्य स्रोत नदी, तार, सोते एवं हिमनद है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। यहाँ है अलवणीय जल और लवणीय जल। सागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। तो इसको भी इसे अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाता है। तो आप लोग यह समझ ही गए होंगे कि नमक का किस में उपयोग किया जाता है। तो इस चित्र को भी देख लेना और थलशाला को भी, इस बॉक्स को भी पढ़ लेना। तो दोस्तों, इस जो प्रमुख समुद्र, झीलें एवं नदियों के बारे में जो दिए हुए हैं, इसे पढ़ लेना। इस बॉक्स को पढ़ते हैं। तो लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। अब सोच सकते हैं, लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। वाह। तो जल का वितरण के बारे में समझेंगे। जल का वितरण, तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग, कहाँ? पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है।
यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? ये पहली बात है। तो क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिकाओं में जल विवरण का प्रतिशत दिया गया है। तो महासागर में इतना और बर्फ छत्रक में इतना पाया जाता है, और भूमिगत जल में देखिए दोस्तों कितना कम पाया जाता है। भूमिगत जल महासागर में इतना प्रतिशत, महासागर में इतना, भूमिगत जल में इतना। और झीलों का अलवन जल, झीलों में जो अलवन, लवन नहीं अलवन, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें इतना प्रतिशत। वायुमंडल नदियाँ इतना प्रतिशत। आप सोच सकते हैं कि पीने योग्य पानी, अलवन योग्य पानी कितना कम है। इसीलिए दोस्तों पानी को उतना ही मतलब उपयोग करें जितना आवश्यक हो, ताकि कम से कम पानी का मतलब अधिक से अधिक पानी का बचाव बढ़े। तो साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाकलाप बॉक्स देखें। तो चलो इस बॉक्स को भी पढ़ते हैं। इस बॉक्स में कहना क्या जाता है? इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लवक कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। तो क्रियाकलाप को भी देख लेते हैं है क्या चीज़। तो 2 लीटर जल ले, मान ले यह पृथ्वी की सतह पर जल की मतलब संपूर्ण मात्रा है। बर्तन से 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे से रखें। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यह लवणीय जल नमक युक्त होता है। कटोरे में निकालकर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अवलवण जल की मात्रा को दर्शाता है। चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं देखेंगे कि आप जल की कितनी मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। तो जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? ये भी अच्छी बात है दोस्तों। इसने क्या बोला? लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधनों को बर्बाद करते हैं। महासागरीय परिसंरचना। तो समुद्र तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्र पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। देखिए दोस्तों, इन शब्दों को आगे बहुत बार यूज किया जाएगा। तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। तो इससे अच्छा है कि इन शब्दों को समझें और समझने की कोशिश करें। तो इस बॉक्स को भी पढ़ लेते हैं। इस बॉक्स में कहना क्या कहता है?
22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब यह जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रज्वलित किया जाता है। तो दोस्तों एक सवाल ये है कि अब पूछ लेगा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या कहोगे? 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो अब समझेंगे कि चलो बॉक्स वहीं पहले पढ़ लेते हैं, बॉक्स क्या कहना चाहता है। क्या आप जानते हैं जब समुद्र सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है? बात सही है। जितनी हो तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती है। तो तरंगे क्या है, तरंगों से क्या फ़ायदा होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तरंगे अभी पढ़ेंगे। तरंगे तो समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय, क्या बोलता है, समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाता है, मतलब जाती है, तो क्या होता है? यह हृदय दृश्य बहुत ही मनोरंजन होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है तो गिरता रहता है, तो इन्हें तरंगे कहते हैं। अब इन बातों को समझ लो तो समझो तरंगे है क्या चीज़, समझ गए आप। बोला जब महासागरीय सतह पर जब लगातार उठता और गिरता रहता है तो उसे तरंगे कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती है। अब समझो, कोई पूछ लेगा तरंगे कैसे उत्पन्न होती है, तो क्या कहोगे? तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती है। इसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार और जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 5 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं। अब बहुत बार आप लोगों ने सुना है सुनामी। तो सुनामी क्या है? तो परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई, क्या बोला? 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। अब सीधी सी बात, कोई अगर पूछ ले आपको सुनामी होता क्या है, तो क्या कहोगे? 15 मीटर की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सुनामी के नाम से जानते हैं। कहते हैं जब तक का सबसे विशाल सुनामी, सॉरी मैंने गलत पढ़े, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। अब तक का सबसे विशाल सुनामी, यहाँ एक बात बोल दिया है, सुना 150 मीटर मापा गया था। यह तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से चलती है। 700 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ नहीं है दोस्तों, से चलती है। 2004 में सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। अब एक यहाँ से तो एक सवाल हो गया, यहाँ बोलेगा कि 2004 में जो सुनामी हुई थी तो भारत के अत्यधिक मतलब विनाश हुआ था, या सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन सा डूब गया था? तो इंदिरा पॉइंट डूब गया था। तो यहाँ कुछ बॉक्स में दिए हुए हैं, तो इस बॉक्स को भी पढ़ते हैं। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है। अब सुनामी शब्द कहाँ का है? जापानी भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ है पोताशय तरंगें। अब ये सुनामी शब्द समझ ही गए, सुनामी शब्द है कहाँ का? तो जापानी का है, भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताशय तरंगें। सुनामी का अर्थ क्या होता है? पोताशय तरंगें, क्योंकि सुनामी आने पर पोताशय नष्ट हो जाते हैं। पोताशय
नष्ट हो जाते हैं। कौन सी? सुनामी आने से। तो दोस्तों आप लोग सुनामी जो शब्द है इन बातों को ध्यान रखें और समझने की कोशिश करें। सुनामी पृथ्वी का तांडव। ये सुनामी क्या है? अगर पूछा सुनामी क्या है, सुनामी पृथ्वी का तांडव है, सीधा बात। तो इस बॉक्स को भी भर लेना, जो कुछ घटित घटना है उसके बारे में कुछ दिया गया है। तो इसे भी पढ़ लेते हैं। सुनामी पृथ्वी का तांडव। तो 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताशय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुए थे। तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट वर्मा प्लेट की नीचे धस गई थी और समुद्र तल के अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बढ़ने लगता। फलस्वरूप दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के वर्मों की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा पर धूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित, पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा के भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बड़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई, जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इसकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा से 70 किलोमीटर घंटे तक कम हो गए। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में यह सुविधा नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंप क्रिया बहुत कम होती है। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी से दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई गई, पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से
क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती है। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्रित होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगें आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों अब पढ़ेंगे ज्वार भाटा के बारे में। दिन में 2 बार, क्या बोलता है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। अब समझ गए ना, ज्वार भाटा क्या है? दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तल के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है, ऐसे तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। क्या बोला? जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। अब कोई आपको पूछेगा कि ज्वार भाटा क्यों आता है, तो डायरेक्ट सीधा यही कहोगे, प्रश्न करोगे, सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तब समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सिंह में होती है और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार भाटे आते हैं। तो समझना दोस्तों, कोई पूछ लेगा सबसे अधिक ज्वार भाटा, सबसे ऊंचे ज्वार भाटा उठते हैं कब? जब पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सिंह में ही होते हैं और इस समय सबसे अधिक ऊंचे ज्वार भाटा उठते हैं। इस ज्वार भाटा को बृहद ज्वार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बृहद ज्वार के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जब चंद्रमा अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थ में होता है तो चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशा से महासागरीय जल पर पड़ता है, तो परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। निम्न ज्वार भाटा आता है, इसे भी तो आप समझ ही गए होंगे। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। ऐसे ज्वार को क्या कहते हैं? लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। जो नाव होता है ना, संचालन में सहायक होता है। यह जल स्थल को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। यह जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायता करती है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। फायदे उसके, ये सब फायदे हैं उसके।
पहला क्या हो गया, अगर जल स्तर की तट की ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद करती है और जहाज बंदरगाह तक पहुंचने के लिए सहायक होती है। उच्च ज्वार भाटा से मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। तो उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती है। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ सकते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब समझ गए दोस्तों, ज्वार भाटे से भी विद्युत उत्पादन किया जाता है। इस बॉक्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे सागरीय धाराएं। तो एक बाल्टी को नल के पानी से 3/4 भरें। बाल्टी के एक ओर निम्न जैन क्षार डालकर पानी को गर्म करें। दूसरी ओर फ्रिज से निकले बर्फ डालें 1 बूंद। तो लाल स्याही डालकर संवहन की प्रक्रिया के द्वारा धारा के मार्ग का निरीक्षण करें। अब पढ़ेंगे महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धारा होती है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि महासागरीय धाराएं क्या है। तो महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। अब दोनों हो सकता है, महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं मतलब भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। अब कहाँ उत्पन्न होती है? भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। कहाँ प्रभावित होती है? ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती है। ये भी अच्छी बात है। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं। ये शब्द लेब्राडोर जो है ना, आपको आगे की क्लासों में इसके बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। जब गल्फ स्ट्रीम जल धाराएं होती है तो महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। अब समझना, यहाँ क्या बोल दिया? जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में मत्स्य मतलब मछली क्षेत्र माना जाता है। जापान के पास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। तो उदाहरण तो समझिए कहाँ? जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट में कुछ उदाहरण हैं। अभी हम लोग लेब्राडोर धाराएं के बारे में पढ़े। तो लेब्राडोर धाराएं यहाँ दिखाई गए और उत्तरी अमेरिका में जो पूर्वी क्षेत्र बोला है ना, तो इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। एक यहाँ किरोशियो धाराएं, जापान में कौन सी धाराएं? किरोशियो धाराएं। तो इस मैप को देख लेना ताकि अच्छे से बातें समझ में आए। तो यहाँ कुछ कहता है, जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ
कोहरे वाला मौसम बना वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचार में बाधा उत्पन्न होती है। मतलब नौ संचार, आप नाव के बारे में, जो नाव चलता है, नौ संचार के बारे में बाधा होती है। तो थैंक दोस्तों, आज का सेशन कंप्लीट हो गया है। तो इस अभ्यास को करने की प्रयास करें ताकि बातें अच्छे से समझ में आए, अगर देखिए दोस्तों, यहाँ कुछ बात कितनी बेहतरीन तरीके से बोल दिया है कि जासूस बनिए। तो निम्नलिखित अंग्रेजी के प्रत्येक वाक्य में एक नदी का नाम ढूंढे। तो जैसे एग्जाम्पल में दिखा है, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है RABI, रबी दिया हुआ है, तो यानी इसका आंसर ये हो गया। तो इसी प्रकार से इनमें से नदियों के नाम ढूंढना है। तो अगर कोई चाहेगा जासूस कैसे बनता है, कैसे जासूसी करता है, तो इसके बारे में आप यहाँ अपना कुछ नदियों के बारे में ढूंढना। जासूसी करते रहिए। एटलस की सहायता से 5I में खोजी गई सभी नदियों की विश्व की रूपरेखा मानचित्र में बनाएं। तो दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अध्याय 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव के बारे में पढ़ेंगे कि यह है क्या चीज़। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।